जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो सुपरवाइजर का यूनिट 5 हमने कंप्लीट कर दिया था। यूनिट 6 के काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। आज हम एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा था यूनिट 6 में, दैट इज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ जिसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर मैंने हेल्थ केयर वाला जो पोर्शन था वो आपको कवर करवाया था, जिसमें मेडिकल वाला पोर्शन जो था उसके रिलेटेड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाओ, सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन करके वहां पर वो मिल जाएगी। इसके साथ अभी कुछ बच्चे, पहले मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे कि सर एक यूनिट 5th में हमने एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसमें एक टॉपिक मेंशन है पर्सनल हाइजीन करके, तो हाइजीन का एक टॉपिक मेंशन है। देखो वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो मैंने एक बार आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करा था, मैं आज शाम को भी वापस शेयर कर दूंगा। और साथ में मैं क्या करूंगा, पर्सनल हाइजीन वाले टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आई थिंक स्टॉक असिस्टेंट के लिए, उसको यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा सुपरवाइजर वाली प्लेलिस्ट में। तो उस लेक्चर को भी कंप्लीट कर देना, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, तो बार बार पढ़ाने का मुझे तो लगा नहीं कोई बेनिफिट है, इसलिए मैंने उसको वापस रिकॉर्ड नहीं करा है सर, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन उसके लिए रह जाएंगे वो मॉक वगैरह में मैं आपको डाल दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हमने पढ़ना है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर एक और गवर्नमेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, दैट इज एडॉप्शन। तो एडॉप्शन के बारे में पढ़ना है, जो बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है उसके बारे में आज हम फुल फ्लेज पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या एक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे एग्जाम रेलिवेंट हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडॉप्शन होता क्या। देखो एडॉप्शन पहली बात तो एक लीगल प्रोसेस है, इलीगली आप किसी को एडॉप्ट तो नहीं कर सकते ना, लीगल वे। एडॉप्शन एक लीगल, एक तो इलीगली किसी बच्चे को घर पे ले आना तो वो तो एडॉप्शन में नहीं ना आएगा, एक लीगल वे है और एक इमोशनल प्रोसेस है। इमोशनल प्रोसेस इसलिए कि फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको बच्चों की ज़रूरत है तो वो अडॉप्ट करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब उनके कुछ बॉडी ऑर्गन्स नहीं है तो उनको पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक इमोशनल प्रोसेस भी है। तो अडॉप्शन एक लीगल और इमोशनल प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है एक बच्चे की, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोई एक गार्डियन लेता है, कोई एक पेरेंट लेता है जो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं, उनके घर कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो वो किसी और बच्चे को, या बच्चा है भी तब भी ले सकते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन जो है ये नहीं है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया गया उसको पूरा बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में ऐसे सिर्फ गार्डियन का ही काम किया जाए। तो देखेंगे हम अडॉप्शन कितनी तरह का होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सिंपली आपने अडॉप्शन को ये समझना है कि अडॉप्शन एक लीगल और इमोशनल प्रोसेस है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है एक चाइल्ड की केयरिंग की। कौन उठाता है, एक ऐसे पेरेंट उठाते हैं जो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है बच्चे के। अगर बायोलॉजिकल पेरेंट है तो वो अडॉप्शन थोड़ी हुई, वो तो अपने घर का बेबी है, तो जो बाहर से अडॉप्ट किया दैट इज नोन एज अडॉप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इंडिया में अडॉप्शन जो है ये कौन देखता है, इंडिया में एक स्पेशल अथॉरिटी है जो एडॉप्शन रिलेटेड चीज़ों को देखती है, दैट इज नोन एज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है इसका काम है किसको देखना है, एडॉप्शन वगैरह वाले सारे जो केसेस हैं उन सबको देखने का काम करती है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है कारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के जैसे कहते हैं, इसके अंडर आती है कारा, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अभी अगर आपने पेन नोटबुक नहीं लिया और आप सिर्फ ऐसे ही लेट के लेक्चर देख रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, पेन नोटबुक लेके बैठो, मैं कारा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, जो कारा है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनी है, तो ये किसी एक्ट के थ्रू ही बनी है, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। कब आई थी, बेसिकली कब लॉन्च हुई थी, 1990 में लॉन्च हुई थी। बट अगर आपको कोई पूछे जो कारा जो है वो किस एक्ट के थ्रू काम करता है, तो याद रखना कारा काम करती है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है 2015 का, उसके अंडर काम करती है। तो कारा जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो किसी एक्ट के अंदर ही काम करेगी। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है 2015 का, उसके अंडर ये इनेक्ट हुई है, उसके अंडर ये काम करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखना। तो कारा क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1990 में आई थी, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस और ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंडर कब आई, किस उसके तहत कब से चलना शुरू होगी, 2015 के एक्ट के थ्रू ये काम करती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो कारा का काम क्या है, कारा का काम बेसिकली ये है कि कारा जो है वो देखती है
चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसीजर, ठीक है। चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसीजर जो है वो कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से, पेरेंट्स की क्या क्या क्राइटेरिया फिलफिल होने चाहिए तब वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कारा देखती है। ये इंडियंस के लिए भी देखती है एज वेल एज NRIs के लिए भी देखती है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो फॉरेन नेशनल से जिनकी इंडियन सिटीजनशिप कभी ना कभी हुई होगी, तो NRIs जो है उनके लिए भी बेसिकली कारा ही देखता है सारा, तो आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ये मैंने लिखा हुआ है, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। तो कुछ ऐसा इंटरनेशनल था, कन्वेंशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया था 2003 में। ये क्या कन्वेंशन था मैं आपको बताता हूं। देखो, एक हुआ था हेग कन्वेंशन, क्या नाम है, हेग कन्वेंशन, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, सब एडॉप्शन के रिलेटेड चीजें और एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक था हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन किसके रिलेटेड था, हेग कन्वेंशन था इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए। इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए एक हेग कन्वेंशन है, मतलब एक कन्वेंशन लिया गया डिफरेंट कंट्रीज का मिलके, दैट इज नोन एज हेग कन्वेंशन और इंटर कंट्री एडॉप्शन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एडॉप्शन है। ये कब आया था, 1993 में। इसको एडॉप्ट करा था इंडिया ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेटिफाई करा था कब, 2003 में। ये चीज भी याद रखना, और ये भी कारा ही देखता है। तो ये बेसिकली कारा का ही काम है, कारा ने ही ये देखना है कि इंटरनेशनल जो भी एडॉप्शन हो रही है वो भी कारा ही देखता है। तो कारा जो है वो इंपॉर्टेंट बॉडी है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1990 में लॉन्च हुई थी। किस एक्ट के अंदर काम करती है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में। एक हेग कन्वेंशन थी इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए 1993 में, उसको अडॉप्ट करा था इंडिया ने, मतलब उसको रेटिफाई करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है एडॉप्शन, बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अदर पेरेंट्स टू be the same as one's own child or choosing and making that to be one's own which originally was not so। क्या है कि आपका अपना बच्चा नहीं है बट किसी के बच्चे को आपने अडॉप्ट किया और उसको अपने बच्चे की तरह कंसिडर किया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम अडॉप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट, लीगली अडॉप्शन इनेबल्स अ चाइल्डलेस पर्सन टू मेक समवन एल्स चाइल्ड एज हिज ओन। मतलब लीगली अडॉप्शन का मतलब यही है कि किसी चाइल्डलेस जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है जो चाइल्डलेस है, जो जिसके घर पे चाइल्ड नहीं है, वो एक चाइल्ड को क्या करे, अडॉप्ट करे, दैट इज नोन एज अडॉप्शन। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि जो मेल सिंगल पेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड वाइफ थे ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस, सपोज करो वाइफ नहीं रहती है, तो वो एक सिंगल पेरेंट हो गया ना हस्बैंड। अब एक हस्बैंड, एक मेल सिंगल पेरेंट सिर्फ मेल चाइल्ड ही ले सकता है, बट एक फीमेल सिंगल पेरेंट, अगर सपोज करो वाइफ रह जाती है, उसका हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो वो सिंगल फीमेल पेरेंट है, और सिंगल फीमेल पेरेंट एक बेबी चाइल्ड बॉय भी ले सकते हैं और गर्ल भी ले सकते हैं। ये चीज़ भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, अदरवाइज भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब एडॉप्शन क्या है, एक जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का एक जुडिशियल प्रोसेस है, एक जुडिशियल वे है पूरा, मतलब एक्ट के थ्रू ही ये किया जाता है पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन का। कुछ लीगल राइट्स और ड्यूटीज होती हैं यहाँ पर पेरेंट्स के, ऑब्वियस है। अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो ये अथॉरिटी का कारा का तो काम ही यही चेक करना है कि वो डिफरेंट क्राइटेरियाज को सेट कर रहे हैं, लीगल राइट्स और ड्यूटीज क्या है पेरेंट्स की, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन बी अ टोटल स्ट्रेंजर। हाँ, अब जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो टोटल स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे के साथ कोई उनका लिंक नहीं है तो टोटल स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, रिलेटिव भी अडॉप्ट कर सकता है, और स्टेप पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आते हैं, तो सिर्फ स्ट्रेंजर अडॉप्ट नहीं कर सकते, रिलेटिव में भी तो अडॉप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर पे बेबी नहीं हो रहा है तो वो अपने किसी रिलेटिव का बेबी ले लेता है, वो भी एक तरह का एडॉप्शन है। तो रिलेटिव में भी हो सकता है और स्टेप पेरेंट में भी हो सकता है। स्टेप पेरेंट मतलब फॉर एग्जांपल एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि हस्बैंड सपोज करो वो नहीं रहता, तो ये जो वाइफ जो है ये क्या कर देती है, एक और मैरिज अगर कर लेती है तो ये आ गया इसका न्यू हस्बैंड। तो अब जो इस वाइफ का पहला बेबी हुआ होगा उसके लिए तो ये स्टेप फादर हो गया, तो ये भी अडॉप्ट कर सकता है। तो ये होता है स्टेप पेरेंट का कंसेप्ट। तो स्टेप पेरेंट में भी अडॉप्शन हो सकती है, टोटल स्ट्रेंजर के केस में भी अडॉप्शन हो सकती है, और रिलेटिव के केस में भी अडॉप्शन हो सकती है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अडॉप्शन का पर्पस क्या है, ऑल्दो देखो ये सारी चीज़ें पर्पस क्या है ये आपको पता ही है, बट आपको ऐसे थोड़ा ये ना लगे कि जस्ट एक फैक्ट ही आपको बताए जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, इससे मैं थोड़ा आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडॉप्शन का पर्पस क्या है, तो एडॉप्शन क्यों की जाती है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें एंशिएंट टाइम से लेकर अब अभी तक एडॉप्शन क्यों की जाती थी, मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसकी रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव, ठीक है। उनके घर पे बेबी नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट करा था, ठीक है। बाद में वही इशू बना था और वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ हुआ था। तो क्यों उन्होंने अडॉप्ट किया, इसलिए ताकि राजा का बेटा अगर नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट करेंगे ना, वो गद्दी पे बैठेगा। तो बेसिकली पॉलिटिकल पावर को मेंटेन करने के लिए हिस्टोरिकली अडॉप्शन होती है। आज के टाइम पे अडॉप्शन क्यों होती है, एक सोशल यूनिट कॉल्ड फैमिली को पूरा करने के लिए।
तो अगर कोई पेरेंट हैं वो उनका बेबी नहीं है तो वो अडॉप्ट करेंगे ताकि उनका फैमिली जो एज एन इंस्टीट्यूशन वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ये कुछ पर्पस हैं हमारे पास किसके, पर्पस ऑफ एडॉप्शन। देन एलिजिबिलिटी, कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। इंडिया का कोई भी सिटीजन अडॉप्ट कर सकता है, एनआरआई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनआरआई नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। देन फॉरेन सिटीजन्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट प्रोसीजर्स है, उनके लिए अलग प्रोसीजर सेट है, बट इतना डीप हमें नहीं जाना है। मेनली ये याद रखना है इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है वो एलिजिबल है, एनआरआईज भी एलिजिबल है, और फॉरेन सिटीजन अगर एलिजिबल है उनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर स्टेप हैं, ठीक है। उसके बाद नो बाउंडेशन नेम ऑफ द पर्सन, हाँ बच्चे का क्या नाम होगा, ठीक है, वो उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, नेम ऑफ द पर्सन। जेंडर क्या है, मतलब कौन से जेंडर का बच्चा है उसमें भी कोई लेन देन है, मेल फीमेल, तो इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। और मैरिटल स्टेटस क्या है, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैरिटल स्टेटस मतलब सिंगल पेरेंट जो है वो भी अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, अगर पेरेंट्स कंप्लीट हैं तब भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करो हम कहते हैं कि अगर सपोज करो कमिटेड भी है ना, अगर 3-4 साल से वो इन रिलेशन लिव इन काइंड ऑफ, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्राइटेरिया है। इवन जो सिंगल पेरेंट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल करण जौहर हैं, करण जौहर जो है उन्होंने भी अडॉप्ट करे हुए हैं, तो बेसिकली 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो बाउंडेशन जेंडर की भी नहीं है, मैरिटल स्टेटस भी नहीं है, मतलब फीमेल भी अडॉप्ट कर सकती है, मेल भी अडॉप्ट कर सकता है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल पेरेंट हैं या कंप्लीट पेरेंट हैं, वो भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, नेम क्या है पर्सन का, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम पेरेंट है तो वो अगर बच्चा जो है हिंदू है तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें, इफ़ अडॉप्शन बाय अ कपल दे मस्ट हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ स्टेबल मैरिज। हाँ देखो, अगर किसी कपल ने अडॉप्शन करनी है तो एटलीस्ट उनके 2 साल तो होने चाहिए ना स्टेबल मैरिज के, मतलब मैरिज उनकी स्टेबल रहनी चाहिए, ना हो कि खुद ही उनके झगड़े चल रहे हैं, वो डाइवोर्स के पॉइंट तक पहुंच गए और वो अडॉप्ट करें बच्चे, तो उसका क्या होगा। तो बेसिकली ये है कि 2 साल उनकी स्टेबल मैरिज होनी चाहिए, और दोनों का कंसेंट अगर होगा तो वो अडॉप्शन कर सकते हो। स्टेबिलिटी इसलिए यहाँ पर कंसिडर की जाती है ताकि जो बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। तो अगर कोई कपल जो है वो अडॉप्ट करेगा तो एटलीस्ट 2 साल उनकी स्टेबल मैरिज होनी चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एज क्राइटेरिया। अगर आपको अडॉप्ट करना है तो आपका कुछ ना कुछ एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एज क्राइटेरिया में क्या बोला गया है कि एज डिफरेंस जो है चाइल्ड और पेरेंट के बीच, जो बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा और जो पेरेंट होगा, जो पेरेंट उसका बनेगा, उनके बीच में एज डिफरेंस एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए। तो 25 साल का एज डिफरेंस इज मैंडेटरी, किसके लिए, अडॉप्शन के लिए, ठीक है, 25 साल का। अब दोनों की कम्युलेटिव एज जो है वो 110 ईयर होनी चाहिए। ये क्या है, दोनों की कम्युलेटिव एज मिला के, मतलब दोनों पेरेंट्स की मैक्सिमम एज जो है मिला के 110 होनी चाहिए। ये सर क्या बोल रहे हो, ये हमें समझने। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया ना कि जो चाइल्ड है और जो पेरेंट होगा उनका जो एज डिफरेंस है वो 25 साल का तो होना चाहिए, तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखो पेरेंट एज, ये पॉइंट मैं समझाता हूँ आपको, पहले ये पॉइंट समझ लो। पेरेंट्स एज मस्ट बी बिटवीन 25 एंड 55 ईयर्स, मतलब पेरेंट्स की जो एज है, मदर फादर जो है उनकी एज जो है वो 25 साल से, मिनिमम 25 साल दोनों की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 ईयर्स एज होनी चाहिए। तो इनके बीच में अगर उनकी एज है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बोल रहे हैं ना कम्युलेटिव एज दोनों की, वो 110 साल से ऊपर नहीं। कम्युलेटिव एज मतलब देखो मैक्सिमम एज कितनी है, 55। तो मान लो ये जो है वाइफ है उसकी 55 है, ये हस्बैंड है इसकी 55, तो दोनों की मिला के कितना हो गया, 110 साल। तो कम्युलेटिव एज जो है वो मैक्सिमम 110 साल हो सकती है दोनों की मिलाकर। तो सर हमें कुछ समझ नहीं आया तो वापस बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये कहता है कि एज क्राइटेरिया में कि जो चाइल्ड होगा जिसको अडॉप्ट करना है और जो पेरेंट है उनका 25 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनकी मिनिमम एज जो है 25 साल होनी चाहिए, तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए। और दोनों की अगर हम कम्युनिटी मिला लें तो कम्युनिटी 110 साल होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अ पेरेंट मस्ट बी फिजिकली मेंटली इमोशनली, ये तो होना चाहिए, फिजिकली भी स्टेबल होनी चाहिए, मेंटली भी इमोशनली भी, ताकि बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। सिंगल मेल एंड फीमेल बोथ कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, सिंगल मेल है या सिंगल फीमेल है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। बट द थिंग इज दैट जो सिंगल मेल है वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सिंगल मेल जो है सिर्फ बॉय को अडॉप्ट कर सकता है, बट जो सिंगल फीमेल है वो बॉय चाइल्ड एज वेल एज गर्ल चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकता है। द रीज़न इज दैट देयर आर मिलियंस ऑफ केसेज ऐसे देखे गए, बहुत से केसेस ऐसे देखेंगे जिसमें ये देखा गया कि अगर अडॉप्शन की जाती है फीमेल चाइल्ड की बाय मेल सिंगल पेरेंट, तो वो कई बार सेक्सुअल कंसेंट के लिए की जाती है, तो जिससे जो बच्ची की है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसको डिवेस्टेट किया जाता है। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कहा गया है कि सिंगल मेल जो है वो कभी भी फीमेल चाइल्ड को
अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको आई होप पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पेरेंट्स नीड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउटलाइन बाय कारा। तो कारा अथॉरिटी है, यही कुछ क्राइटेरिया बनाएगी, इन क्राइटेरिया को पेरेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ कपल हैविंग 3 और मोर चिल्ड्रन। अगर एक कपल के ऑलरेडी 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो भाई वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। एक शर्त है, इज नॉट एलिजिबल अनलेस इन द केस ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, तो उनको अडॉप्ट किया जा सकता है, बट अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसे जो यूजुअली है कि एक कपल जिसके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता अगर स्पेशल नीड वाला केस नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस। देखो ऑल द प्रोसेस मुझे नहीं लगता आपको पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस में सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले कुछ ऐसी बॉडीज होंगी, अथॉराइज्ड एजेंसीज होंगी गवर्नमेंट द्वारा, जिनमें आप जाके रजिस्टर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रिपा है, रिपा की फुल फॉर्म देख लेना, रिकॉग्नाइज्ड इंडियन प्लेसमेंट एजेंसीज, रिकॉग्नाइज्ड इंडियन प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो ये एक अथॉरिटी है, यहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो पहले, ठीक है। एक SAA है, इसकी भी फुल फॉर्म देख लो। SAA की फुल फॉर्म है स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी। क्या? स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी। ये कुछ एजेंसीज हैं जहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, उसके बाद क्या होगा, आपकी होम स्टडी की जाएगी। फॉर एग्जांपल जो है जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनके पास सोशल वर्कर को भेजा जाएगा, वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी होम स्टडी करेंगे, क्या घर का क्राइटेरिया सूटेबल है, घर रहने लायक है बच्चे के नहीं, ये चीज़ होगी। फिर रेफरल ऑफ अ चाइल्ड, किस चाइल्ड का रेफरेंस दिया जाएगा, कहाँ से अडॉप्ट करना है, ऑर्फनेज, ये वो, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर चाइल्ड के एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें से फॉर एग्जाम्पल ऑर्फनेज में से चाइल्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर पिटीशन फिल की जाएगी, ठीक है, पिटीशन फिल की जाएगी, मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, कोर्ट में प्रॉपर फॉर्म जो है वो फिल होगा कोर्ट में, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर। अब डायरेक्टली एडॉप्शन नहीं होता है, एडॉप्शन में 2-3 साल का प्रोसेस होता है। पहले प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर होती है। फॉस्टर केयर मतलब टेम्परेरी समय के लिए केयर। वो कैसे होती है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो अडॉप्ट करना है वो अपने जो पेरेंट्स उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके साथ घर जाएगा। क्या पता सुबह के टाइम चला जाए, दिन के टाइम, रात के टाइम, कई बार रहने चला जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेरी उसको भेजा जाएगा प्रॉपर एडॉप्शन के पहले, ताकि वो उस जगह में जाकर उसमें घुल मिल सके। अदरवाइज तो ऐसे अडॉप्ट करके और वो वहां पर सर्वाइव ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा। तो बेसिकली इसके लिए प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर होता है। उसके बाद कोर्ट में हियरिंग होती है, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि बेसिकली आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसके बाद अडॉप्शन हो जाती है, दैट इज फॉलो अप, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये सिंपल है, ये आपको खुद भी समझ आता है। पहले रजिस्टर करेंगे, फिर सोशल वेलफेयर वाले जो हैं वो होम की स्टडी करेंगे, काउंसलिंग वगैरह देंगे, फिर चाइल्ड का रेफरेंस देंगे, ये वाला चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए, फिर एक्सेप्टेंस होगी चाइल्ड की, फिर पिटीशन फिल होगी, फिर थोड़ी देर के लिए प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर हो जाएगी, कोर्ट हियरिंग होगी, कोर्ट ऑर्डर आएगा और फॉलो अप, ठीक है। एडॉप्शन प्रोसेस में कंप्लीट होने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। तो मतलब इतना इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता, सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही एडॉप्शन करवाई जाती है, ठीक है। और प्रेफरेंस भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको कितने साल का बच्चा चाहिए, तो ये प्रेफरेंस भी कई बार कंसिडर की जाती है, तो प्रेफरेंस भी ली जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज लॉज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एडॉप्शन इन इंडिया। तो इंडिया में जो अगर आप एडॉप्शन कर रहे हो गवर्नमेंट एडॉप्शन, उसके कुछ लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। कौन सा एक्ट है? हिंदू में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ में जैन, सिख्स और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड करके बोला जाता है। तो इसीलिए आपका अगर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का, तो इसमें हिंदू सिर्फ कंसिडर नहीं है, इसमें जैन्स भी हैं, सिख्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये हामा एक्ट है। क्या बोलते हैं इसको? हामा एक्ट बोलते हैं, हामा एक्ट ऑफ 1956। ये अडॉप्शन के रिलेटेड है। पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया ये किसके लिए है, हिंदूज में अडॉप्शन के लिए, जैन, सिख्स और बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी, यहाँ पर एक सेरेमनी का नाम याद रख लो। ये पूछ सकता है ये सेरेमनी किस में होती है, दत्ता कहम सेरेमनी, ठीक है, दत्ता कहम सेरेमनी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक कोर्ट का आर्डर या अडॉप्शन का एक डीड जो है वही सफिशिएंट होती है अगर आपने अडॉप्शन लेने हैं। तो अगर सपोज करो किसी पेरेंट्स ने, कोई पेरेंट चाहते हैं कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करें, तो एक सेरेमनी होती है दत्ता कहम सेरेमनी, उसके तहत वो क्या करेंगे, अडॉप्शन डीड या कोर्ट का ऑर्डर ले लेंगे, वही सफिशिएंट है अडॉप्शन। और यहाँ पर अडॉप्शन इरिवोकेबल है, मतलब तोड़ी नहीं जा सकती। मतलब यहाँ पर एज अ जो आप
अडॉप्ट कर रहे हो ना बच्चा, उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड वाले सारे राइट्स देने पड़ते हैं। तो ये हामा एक्ट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट आया था ना 1890 का। इसमें क्या है, इसमें फॉरेन सिटीजन्स के लिए, एनआरआईज के लिए, इंडियन नेशनल में कौन से जो क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, ये सब कवर है, ठीक है। इस एक्ट में क्या, देखो ये एक्ट हामा एक्ट से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गार्डियंस और वार्ड्स की बात हुई है। यहाँ पर पूरा जो बच्चा अडॉप्ट होगा उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड वाले राइट्स पूरे नहीं मिलते हैं। एज सच सिर्फ गार्डियन और वार्ड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना कि गावा एक्ट जो है, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1819 का, यहाँ पर जो कनेक्शन होती है वो एज अ गार्डियन एंड वार्ड ही होता है, ठीक है। गार्डियन और वार्ड की तरह होता है। चाइल्ड स्टेटस एज अडॉप्टेड चाइल्ड वाला पूरा स्टेटस उसको नहीं मिलता, ये चीज याद रखना, ठीक है। 18 इसमें कौन है, फॉरेन सिटीजन भी हो सकते हैं, एनआरआईज, इंडियन नेशनल जैसे क्रिश्चियन और ज्यूज, ठीक है, यहाँ पर मेनली कवर होते हैं। नेक्स्ट इज एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2000 का। इसको बाद में 2015 में रिप्लेस भी किया गया था, ठीक है। 2000 एक्ट के मुताबिक इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें, जुवेनाइल होता है बच्चों के लिए, ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक पार्ट जो है वो डील करता था एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन के साथ बाय नॉन हिंदू पेरेंट। तो नॉन हिंदू पेरेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं जो बच्चों को, उसके साथ डील करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का एक पार्ट। इसी को रिप्लेस करा बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, ठीक है। इसने रिप्लेस कर, इसमें सारे इंडियन सिटीजन्स को, 2015 वाले में बता रहा हूँ, सारे इंडियन सिटीजन्स को कवर कर लिया गया, सभी इंडियन सिटीजन को। और इसमें यह भी बोला गया कि 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, सेम जेंडर के 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वो भी यहाँ पर बोला। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अडॉप्टेड चाइल्ड के सेम राइट होंगे एज बायोलॉजिकल राइट, वो भी यहीं पर दिया गया। देखो ये 2005, देखो 2000 में जो एक्ट आया था ना उसमें इतना कुछ नहीं है हमारे एग्जाम रैली में। 2000 के एक्ट में सिर्फ यही था, उसमें एक पार्ट था जो एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन के साथ डील करता था, नॉन हिंदू पेरेंट्स के। बट 2015 में जो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया उसने रिप्लेस कर दिया 2000 वाले एक्ट को। जब उसने रिप्लेस किया 2000 वाले एक्ट में, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। फॉर एग्जाम्पल सभी इंडियन सिटीजन को अलो किया गया। इसमें यह भी बोला गया कि 2 चिल्ड्रन भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं सेम जेंडर के। इसमें यह भी बोला गया कि अडॉप्टेड चाइल्ड के सारे राइट सेम होंगे जैसे बायोलॉजिकल राइट। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स का जो खुद का बच्चा है और जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, दोनों के सेम राइट्स होंगे, ठीक है। इसमें पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया कि कैसे डोमेस्टिक अडॉप्शन होगी, इंटरनेशनल अडॉप्शन किस तरह से होगी, ऑर्फन्स की किस तरह से होगी, अबेंडेंड लोग हैं उन अबेंडेंड बच्चे जो हैं उनकी किस तरह, जो सरेंडर कर चुके हैं वो किस तरह से होगी। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑर्फनेज क्या होता है, अबेंडेंड, सरेंडर चिल्ड्रन, ये सारे क्या होते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की भी चीज़ें समझ आ गई आपको। 2000 में क्या था, हामा एक्ट क्या है, हामा एक्ट में हिंदूज के अडॉप्शन के लिए, हिंदूज, जैन, सिख्स, बुद्ध, देखो इतना डीप पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हामा एक्ट में कौन कौन कवर हैं, ठीक है, कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ हिंदू, जैन, सिख्स एंड बुद्ध, यहाँ पर मुस्लिम्स आ जाता है तो उसको आपने रिप्लेस करना है, वो नहीं होता। तो इस तरह से आपने चीज़ों को पढ़ना है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सके। ऑल दो बाकी तो मैंने सारे टॉपिक एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही पढ़ाए हुए हैं, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं थ्योरी फॉर्मेट में आपको पढ़ाना इज रिक्वायर्ड। तो इसके साथ जो मॉक टेस्ट है, और एक और में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज आपका इसी यूनिट 6 का मॉक टेस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट awakeningclasses.in में अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर आपने इनरोल नहीं करा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर एक 5-6 मिनट की वीडियो डालिए, वहाँ पर जाके कर सकते हो। अदरवाइज भी आप awakeningclasses.in गूगल में सर्च करना, वहाँ पर सामने आपको सुपरवाइजर मॉक टेस्ट है, उसमें जो टेस्ट है वहाँ पर इनरोल कर सकते हो। आपके सभी के चैप्टर्स के सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आज यूनिट 6 का टेस्ट है, अगर आप आज नहीं पिछले टेस्ट दे पाए तो कभी भी आप दे सकते हो, एग्जाम तक वो टेस्ट वहीं पर पड़े होंगे। देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, कुछ एडॉप्शन लॉज हैं जिसमें कुछ रिलीजन के पर्सनल प्रेफरेंसेस दिए गए, रिलीजन के पर्सनल लॉज को भी देखे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एडॉप्शन जो है वो परमिटेड नहीं है अंडर पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम, क्राइस्ट, पारसीज एंड ज्यूज। देखो मुस्लिम के जो और क्रिश्चियन और पारसीज और ज्यूज हैं उनके जो पर्सनल लॉज में एडॉप्शन जो है, फुल एडॉप्शन परमिटेड नहीं है, वहाँ पर गार्डियन वाला होता है, ठीक है। बट एडॉप्शन फ्रॉम एन ऑर्फनेज, बट अगर वो एडॉप्शन करना चाहते हैं ऑर्फनेज से, वो अलाउड है। कौन से एक्ट में, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। देखो समझने वाला पॉइंट ये है कि जैसे बाकी सारे केसेस में ये हो रहा है कि जो चाइल्ड जो अडॉप्ट किया जा रहा है उसको बॉर्न चाइल्ड, बायोलॉजिकल चाइल्ड वाले राइट्स दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में नेसेसरी नहीं है कि उसको वो राइट दिए जाएं। मुस्लिम्स और जो हमारे क्राइस्ट हैं, पारसीज हैं, ज्यूज हैं, उसमें जो अडॉप्शन है वो परमिटेड नहीं है। बट वो अडॉप्शन जो एज अ गार्डियन काम कर सकते हो, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट वाली, वो आप कर सकते हो ऑर्फनेज से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, मतलब कंप्लीट अडॉप्शन नहीं है, पार्शियल अडॉप्शन है जिसमें गार्डियन वाला काम करना है, वो एलो है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें कई बार पूछी जा सकती हैं। क्रिश्चियन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर फॉस्टर केयर। हाँ, क्रिश्चियन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं एक चाइल्ड को फॉस्टर केयर में भी। फॉस्टर केयर मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको सिंपल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उस फैमिली में ट्विंस बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, या ट्रिपलेट हो जाता है।
अब क्या होता है कि वो जो ट्विंस बच्चे हैं, ट्रिपलेट है, वो एक मदर उनको सपोज करो संभाल नहीं पाती है, उसकी परवरिश, वो उसको ऐसा लगता है कि मैं इतने बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी, तो उसके कोई रिलेटिव या कोई बाहर वाला वो उसको दे देगी थोड़े टाइम के लिए फॉर केयरिंग एंड नर्चरिंग, और नर्चरिंग के बाद वो वापस बच्चा आ जाता है। ये होती है फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर एक काइंड ऑफ टेम्परेरी केयर होती है। तो क्रिश्चियन में एक चाइल्ड को फॉस्टर केयर में अडॉप्ट किया जाता है। फॉस्टर केयर सारे रिलेशन अपने गार्डियंस के साथ मेंटेन करता है जब एडल्टहुड पहुंच जाए, मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने जो मेन गार्डियन थे उनके पास चल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स फॉर्मल एडॉप्शन किसके अंडर है? हामा एक्ट 1950, ऑलरेडी ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद ऑर्फनेज, अबेंडन या अब्यूज चिल्ड्रन जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर कवर होते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बताई थी। 2000 में इतना कुछ नहीं था, 2015 में सभी सिटीजन को अलाउ किया, 2 चिल्ड्रन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी भी पॉलिसी बनाएगी। उसके बाद जो ये ऑर्फन्ड या अबेंडेंड हैं या सरेंडर चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बोला गया था। ठीक है, अब रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, कुछ 1-2 डेवलपमेंट है वो देख लो। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है, पार्लियामेंट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021 लाया, मतलब अमेंड करा बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। पहले था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का, वो कम ही था, उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या क्या डाली एडॉप्शन के रिलेटेड। अब 2021 में वापस इसको अमेंड किया गया। इसमें क्या अमेंडमेंट की गई कि मतलब यहाँ पर मेन चेंज ये किया गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो एडॉप्शन ऑर्डर इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। पहले क्या होता था, सिविल जो कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट है सिर्फ, उनके पास ये अथॉरिटी थी। ये देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में क्या था, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड इज फाइनल ऑन द इश्यूएंस ऑफ एडॉप्शन ऑर्डर बाय सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट को ही सिर्फ ये हक दिया गया था, वो एडॉप्शन ऑर्डर जो है वो इशू करेगा तभी। अभी मैंने प्रोसेस में बताया ना, वो ऑर्डर आता है ना लास्ट में, उसके बाद एडॉप्शन जो है वो कंसीडर फाइनल मानी जाएगी। बट इस 2021 के अमेंडमेंट में ये बोला गया कि इवन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो भी एडॉप्शन ऑर्डर दे सकते हैं अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये कितनी रीसेंट डेवलपमेंट है, क्या पता यही एग्जाम में पूछी जा सके। ठीक है, तो फाइनल एडॉप्शन ऑर्डर पहले सिविल कोर्ट ही दे सकता था, बट अब बोला गया कि सिविल कोर्ट के साथ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, इवन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन ऑर्डर दे सकते हैं। और ये सेक्शन भी देख लेना, सेक्शन 61 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एडॉप्शन के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एग्जाम रेलिवेंट, वो आज के इस लेक्चर में हमने कवर कर ली हैं। आपको लेक्चर होप पसंद आया होगा। देखो ये सुपरवाइजर का आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल था, 17 से हमारा पहला यूनिट का टेस्ट हुआ, देन 21। देखो ऑल दो ये डेट्स अब खत्म हो चुकी हैं, आज लास्ट टेस्ट है, बट ये वेबसाइट में ही टेस्ट पड़े हुए हैं, आप इनरोल करो। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, अदरवाइज भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 5-6 दिन पहले वीडियोस में जाना, मैंने मॉक टेस्ट हाउ टू इनरोल 10-15 दिन पहले वीडियो पड़ी है, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने इनरोल करना है। 5-6 मिनट की वीडियो है ये वेबसाइट पे। आप इसी तरह से टेस्ट देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं दिए पहले, तो आप पहले एक टेस्ट दो, उसके बाद 2 दिन पढ़ो, दूसरा यूनिट तैयार करो, फिर उसका टेस्ट दो। इस तरह से सेक्शनल टेस्ट को कंप्लीट करो। अब ये टॉपिक्स भी हम थोड़े दिन में कंप्लीट कर लेंगे यूनिट से, उसके बाद जो बाकी पोर्शन 60 मार्क्स रह गया उसको हम अच्छे तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।